प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज पंड्या आप सभी एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ। आज हम हिंदी भाषा के प्रकार्य इस उपविषय के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रकार्य या जिसे अंग्रेजी में रजिस्टर कहा जाता है, ये है क्या? पहले हम देखते हैं कि भाषा यह वह सामाजिक व्यवस्था है या वह सामाजिक संरचना को व्यक्त करने वाली व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। और जैसा कि जानते हैं, भाषा केवल अक्षरों, ध्वनियों और वाक्यों की बनावट नहीं है, अपितु यह संस्कृति का पोषण करने वाली सबसे बड़ी थाती है, सबसे बड़ी परंपरा है। भाषा के माध्यम से ही हम ज्ञान और विज्ञान के कोश को दीर्घकाल तक सुरक्षित रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं, हमारे प्राचीन वांग्मय को श्रुत साहित्य भी कहा जाता था, क्योंकि वह सुना हुआ था। लेकिन हम जानते हैं, श्रुत साहित्य की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन जब से भाषा का इजाद हुआ, भाषा का जन्म हुआ, तब ज्ञान और विज्ञान की अनेक शाखाएं दीर्घकाल तक उसको जीवित रखने का सबसे बड़ा साधन हाथ लग गया। प्रकार्य, जिसे हम सामान्य शब्द में कहें तो यह वह उद्देश्य है जिसकी पूर्ति भाषा से होती है, अर्थात जीवन के वे सारे काम जिसमें कहीं न कहीं भाषा हमें ज़रूरी लगती है, यह भाषा का प्रकार्य है। जैसे मैं आपसे अभी प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ये भाषा का शिक्षण प्रकार्य है। आप यहाँ कॉलेज से बाहर जाएंगे और सब्जी मंडी जाएंगे, वहाँ सब्जी वाले से सब्जी खरीदेंगे, वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उस सब्जी वाले की भाषा के स्वरूप में आपको बात करना। यह भाषा का प्रकार है। उसी प्रकार आप बैंक में जाएं, चाहे रेलवे स्टेशन जाएं, चाहे पुलिस स्टेशन जाएं, चाहे कोर्ट जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं न कहीं उस भाषा का प्रयोग हमें करना ही होता है। ये सभी प्रकार्य या ये सभी उपयोग, ये सभी उद्देश्य, इन्हें प्रकार्य या रजिस्टर ही कहा जाता है। विश्व की भाषाओं को हम देखें तो सभी विश्व की भाषाओं में यह प्रकार्य की क्षमता एक जैसी नहीं है। यही कारण है कि इतने सदियों से आज भी अंग्रेजी विश्व के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा बनी हुई है, क्योंकि उस भाषा ने अपने प्रकार्य को साधा है। जीवन के अधिकाधिक क्षेत्रों में किस प्रकार भाषा प्रयुक्त हो सकती है, उसका उपयोग किस प्रकार हो सकता है, यह उस भाषा की शक्तिमत्ता को बताता है। प्रत्येक भाषा को कुछ न कुछ प्रकार्य अनिवार्यतः करने ही होते हैं। यह प्रकार्य सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अफ्रीकन देश हो, सभी देशों में सब जगह प्रयुक्त भाषाएं कुछ न कुछ प्रकार्य अवश्य करती हैं। हम सभी जानते हैं कि विकसित समाज में भाषा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा न केवल विचारों और भावनाओं के संप्रेषण का माध्यम बनती है, अपितु शिक्षा के माध्यम भी बनती है, प्रशासन में प्रयोग में आने का माध्यम भी बनती है। रोज़मर्रा के व्यवहार का अध्ययन भी हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। यह सभी कहीं न कहीं भाषा के प्रकार्य ही हैं। भाषा के सामान्य प्रकार्यों को लेकर अनेक भाषा विद्वानों ने गहन चिंतन और मनन किया है। आओ हम कल्पना करें ऐसे समाज की जहाँ भाषा नहीं है। हम सब लोग सभी समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बिना भाषा के हम में और पशु जगत में, हम में और पक्षी जगत में, हम में और वनस्पति जगत में कोई अंतर नहीं रहा। आज बिना भाषा के प्रत्येक मनुष्य गूंगा है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के समस्त कार्य बिना भाषा के कर ही नहीं सकता। इन्हीं प्रकारों को लेकर प्रमुख भाषा वैज्ञानिक M.A.K. हेलिडे ने प्रमुख प्रकार्य बताए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य है कि भाषा
साधन है। बच्चा बचपन से ही जान जाता है कि भाषा के माध्यम से वह अपने कार्य संपन्न कर सकता है और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। छोटा बच्चा जब कहता है मुझे दूध चाहिए, जब कहता है तभी उसे दूध प्राप्त होता है। इससे साधन के रूप में भाषा का प्रकार दृढ़ होता है। भाषा सामाजिक व्यवहार का नियंत्रक है। व्यक्ति का समाजीकरण भाषा द्वारा ही होता है। हम सभी लोग जानते हैं और मानते हैं, माँ बाप बचपन से ही ऐसा नहीं करते, यह ठीक नहीं, वो ठीक नहीं आदि कहकर बच्चे का व्यवहार नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार से हमें नियमों, निर्देशों, करणीय कार्यों, अकरणीय कार्यों की हमें जानकारी मिलती है। यह कहीं न कहीं यह मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण भी करता है। भाषा परस्पर संपर्क का साधन भी है। हर व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से और व्यापक अर्थ में पूरे समाज से संपर्क करना ही होता है। इससे हम अपने समान विचारों और समान धर्मों के लोगों, पड़ोसियों, सहकर्मियों और अजनबियों से विविध स्तरों पर अनिवार्य संपर्क करते हैं। इससे अपने और पराये का अंतर भी हम कर सकते हैं। इस तरह समाज के स्तरीकरण का आधार भी भाषा है। इसी प्रकार भाषा आत्मविकास का साधन है, अर्थात समाज का हर व्यक्ति समाज में अपना व्यक्तित्व कायम करना चाहता है। बचपन के संभवतः स्वभाव सबके जैसे होते हैं, लेकिन कालांतर में कोई विचारक बनता है, कोई दार्शनिक, कोई कवि या कोई वक्ता। कहीं न कहीं व्यक्ति आत्मविकास के साधन में भी भाषा का उपयोग करता है। इसी प्रकार भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। यह प्रकार्य प्रतिभा से जुड़ा हुआ है। हम सब बचपन से भाषा के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यह क्या है, ऐसा क्यों होता है आदि सत्य के अन्वेषण और ज्ञानार्जन में हमारा साथ देने वाली जो प्रक्रिया है, उसका माध्यम भाषा ही होता है। यह ज्ञान सबसे पहले घर में प्राप्त होता है, बाद में विधिवत शिक्षा द्वारा। भाषा में उपलब्ध साहित्य द्वारा ही हम समूचे विश्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा कल्पना की उड़ान का माध्यम भी है। हम सभी जानते हैं, बच्चे के सामने एक अजीब सी दुनिया उपस्थित होती है, जिसमें परियां, दानव, बोलने वाले पशु पक्षी, राजकुमार आदि का जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं। बाल कविताएं, कहानियाँ इस दुनिया को पुष्ट करते हैं। यह कार्य केवल बचपन तक ही सीमित नहीं होता, वयस्क होने पर भी और बाद में भी व्यक्ति अपने कल्पनालोक का संसार इसी भाषा के प्रकार के माध्यम से ही पुष्ट करता है। भाषा अभिव्यक्ति है, संदेशों का माध्यम है। हम भाषा के माध्यम से ही व्यक्तियों और वस्तुओं की नहीं, अमूर्त विचारों के भी अभिव्यक्त करते हैं। यह प्रकार्य बच्चों के लिए प्रमुख तो है ही, वयस्कों के लिए भी है और अन्य व्यक्तियों के लिए भी जीवन पर्यंत उपयोगी है। हिंदी के भाषा प्रकार के क्षेत्र में हम जाएं तो हम पाते हैं आज हिंदी की अनेक भाषाएं भूमिकाएं हैं। यह राजभाषा रूप में हमारे सामने आती है, संपर्क भाषा रूप में सामने आती है, राष्ट्रभाषा रूप में सामने आती है। और आज तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हो गया है और हिंदी ने प्रकार्य को इतना साधा है कि आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में भी भाषा अपनी सार्थक उपस्थिति दे रही है, क्योंकि हिंदी ने विविध क्षेत्रों में अपने उपयोग को साधा है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी भाषा अपने बहुप्रयोग से ही वह शक्तिमत्ता प्राप्त करती है, वह उम्र प्राप्त करती है, जिससे अन्य भाषाएं इसके आगे कहीं ठहर नहीं पाती। हम सभी जानते हैं, चाहे वो बैंक का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे प्रशिक्षण का क्षेत्र हो, और तो और आज हम देखते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। कंप्यूटर में भी हम जानते हैं एक दौर वह था जब हिंदी इसमें बहुत पिछड़ती हुई जा रही थी, लेकिन तकनीकी विकास और भाषाई टूल्स के ईजादों से आज हिंदी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। यह हर भाषा के प्रकार्य को अपने आप में बढ़ाने का परिणाम ही है। आज हम मुख्यतः हिंदी भाषा के दो प्रमुख प्रकारों को हम देखेंगे, राजभाषा रूप में और राष्ट्रभाषा रूप में। राजभाषा का तात्पर्य होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा में समस्त राजकीय काम होते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। हम सब लोग
भाषाई इतिहास को जानते हैं। हम सब लोग ने पढ़ा है, प्राचीन समय में संस्कृत ही हमारे देश की राजभाषा हुआ करती थी। कालांतर में बौद्धों और जैनों के समय में पाली और प्राकृत राजभाषाएं बनी और मुगल काल में अरबी और फारसी राजभाषा बनी और उसके कालांतर में अंग्रेज़ों का जब शासन था तब हमारे देश की राजभाषा अंग्रेज़ी बनी। 1947 में आज़ादी के उपरांत जब समस्त संवैधानिक प्रावधान किए जाने लगे तब राजभाषा संबंधी प्रावधान भी संविधान में किए गए हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक के जो प्रावधान हैं वह समस्त राजभाषा और राजभाषा के विकास को लेकर निर्धारित है। सब लोग जानते हैं, अनुच्छेद 343(1) में यह घोषित किया है, संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। यह राजभाषा मुख्यतः आज हम हमारे देश में 3 प्रकार के अंगों में हम इसका बहुत व्यवहार पाते हैं: संसद, न्यायालय और प्रशासन। संसद का तात्पर्य जितनी भी संसदीय व्यवस्थाएं हों, चाहे वह केंद्र में लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद हो। समस्त देश के विधि कानून का निर्माण और क्रियान्वयन संसदों और कार्यपालिका द्वारा होता है। इन समस्त क्रियाकलापों में हिंदी राजभाषा के रूप में स्थापित है। इसी प्रकार राजभाषा रूप में हम देखते हैं तो न्यायालय में भी हिंदी विविध प्रयोगों में प्रयुक्त की जा रही है। इसी प्रकार समस्त प्रशासनिक कार्य में भी हिंदी की राजभाषा के रूप में प्रयुक्ति स्वीकार्य है, मानी गई है, जिसे संवैधानिक द्वारा मान्यता दी हुई है। एक और प्रयुक्ति है राष्ट्रभाषा रूप में। हम सभी जानते हैं राष्ट्र एक भावात्मक संकल्पना है। यह कोई भौतिक या शारीरिक संकल्पना नहीं। इसका तात्पर्य अपनेपन का भाव और भावात्मक बोध का भाव ही किसी भी देश को और किसी भी राज्य को राष्ट्र बनाता है। हम सभी जानते हैं भाषा है वह स्व अर्जित है। व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है बचपन से, अपने माता पिता से, अपने परिवेश से। लेकिन राष्ट्रभाषा स्वरूप में जब भाषा कोई आती है तो यह वह भाषा होती है जो देश की जनता को जोड़ने का कार्य करती है, जिसमें उस देश और उस काल की समस्त राष्ट्रीय अस्मिता उसके अंदर छिपी रहती है। और राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रभाषा रूप में हिंदी प्रमुख भूमिकाओं में सामने आती है कि यह पूरे देश के लिए एक संपर्क की कड़ी है। सामान्य व्यवहार और प्रयोग की वह भाषा है और हम पाते हैं देश का अधिकांश आवाम और अधिकांश नागरिक अपने ज्ञान विज्ञान और आदान प्रदान का माध्यम इसी भाषा के माध्यम से करती है। यह हिंदी के राष्ट्रभाषा प्रकार्य और प्रयुक्ति का रूप है। राष्ट्रभाषा केवल आधिपत्य की भाषा नहीं होती है, यह स्वर स्वीकार्य होती है। देश के अधिकांश लोग भावात्मक रूप से, भाव प्रधान रूप से इसे अपनी भाषा मानते हैं और आधिपत्य के अलावा यह सभी अन्य सहभाषाओं के साथ सहअस्तित्व का भाव लिए होती है। अर्थात यह मानती है कि केवल एक ही भाषा का विकास नहीं होना चाहिए, देश में प्रचलित और अनेक जनपदी भाषाओं में बोले जाने वाले व्यवहार को भी सबका विकास हो। इस भावना को लेकर ही यह राष्ट्रभाषा हिंदी आज भी विराजित है। धन्यवाद।